गरीब बूढ़ी अम्मा का जादुई ढाबा। एक हाईवे पर दो बूढ़े पति पत्नी ने जैसे तैसे कुछ पैसे लगाकर ढाबा शुरू किया। लेकिन 2 दिन से कोई भी उनके ढाबे पर खाना खाने नहीं आता है, जिससे वो परेशान थे। सुनीता खाना पका रही थी तो एक तरफ उसका पति किशोर सारे बर्तन साफ करके रख रहा था। हे भगवान, आज हमारा तीसरा दिन है। कोई तो ग्राहक भेज दो कि लोग हमारे ढाबे पर भी खाना खाने आए। हाँ, साथ वाले ढाबे पर सब आ रहे हैं, पर यहाँ कोई नहीं आ रहा। आखिर हमारी मेहनत में क्या कमी हो गई? अगर आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया तो हम मंदिर या गरीब बच्चों में जाकर खाने को बांट देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इतना सारा खाना हम फेंक भी नहीं सकते। तभी एक गाड़ी में से 2 लोग निकलते हैं और कहते हैं, बहुत भूख लगी है, चलो उस वाले ढाबे पर खाना खाने चलते हैं। नहीं, हम उस ढाबे पर नहीं जाएंगे। वो ढाबा गरीब सा लग रहा है और वो बुड्ढे अंकल और आंटी ने खाना बनाया है। पता नहीं कैसा होगा, हाइजेनिक भी होगा या नहीं। तो चलो उसी पर चलते हैं। देखो, वो 2 लोग इधर देख भी रहे थे पर आए नहीं। तुम सही कहती हो, चलो मंदिर जाकर ही खाना बांट देते हैं। वो लोग भी बुढ़े बुढ़ी के ढाबे पर ना आकर किसी और के ढाबे पर चले जाते हैं। शाम बज जाते हैं और किशोर सुनीता मंदिर की ओर जाकर अपना सारा खाना पैक करके बच्चों और गरीबों में बांट देते हैं। अरे वाह, आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। आप रोज रोज खाना देने क्यों आ जाती हो? शायद बेटा, हमारे नसीब में यही है कि हम तुम्हें खाना खिलाए बेटा। और चाहिए तो बताना, और भी खाना रखा हुआ है बेटा। हाँ बाबा। वो सारा खाना बांट देते हैं और अभी भी बाकी होता है। तभी एक बाबा उनसे भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि। अरे, हमारे पास खाने को देने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या आप हमसे खाना लेंगे? हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है। ये लीजिए बाबा, ग्रहण कीजिए। सुनीता के खाना देते ही जैसे ही वो बाबा खाते हैं तो प्रसन्न होकर कहते हैं, आहा, खाना तो अत्यंत स्वादिष्ट है। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ बाबा, मैंने बनाया है। पर तुम्हारी तो बहुएं होंगी। हाँ बाबा, है तो सही, पर हम दोनों पति पत्नी ने अपना गुजारा चलाने के लिए ढाबे को खोल लिया, मगर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमें गरीब समझकर हमारी हालत देखकर 3 दिन से किसी ने हमारे ढाबे पर खाना नहीं खाया है। क्या तुम्हारे बहू बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? और निकाला है तो क्यों? बाबा के ये पूछते ही किशोर उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसके बाद वो बाबा उसकी दास्तान सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, मैंने तुम्हारा खाना खाया है तो अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से हर कोई व्यक्ति तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने आएगा और तुम्हारे हालात भी सुधर जाएंगे। आयुष्मान भवा। शुक्रिया बाबा, हमें ये वरदान देने के लिए। इस तरह से बूढ़े बूढ़े पति पत्नी वापस अपने ढाबे पर आ जाते हैं। पर हैरानी वाली बात थी कि आखिर किशोर और सुनीता के बहू बेटों ने ऐसा क्या कहा जो बाबा ने भावुक होकर उन्हें वरदान दिया। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। अगले दिन से ही बूढ़े पति पत्नी का ढाबा वरदान के कारण चलने लगता है। हर कोई उनके ढाबे पर आता है और खाना खाते हुए कहता है, आपके हाथों का बना हुआ खाना तो लाजवाब है, इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। अरे, ये बूढ़े हाथों में ज्यादा स्वाद होता है, पता नहीं था। आंटी, जरा मेरे लिए रोटी सब्जी लाइए ना। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ मैं। ये लो बेटा, ये पालक पनीर की सब्जी। किसे चाहिए? अरे, उसे मुझे दे दीजिए ना, मेरी फेवरेट है ये। इस तरह से सभी लोग उनके ढाबे पर खाना खाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। वक्त बीतता है। एक सुबह किशोर कहता है, सुनीता, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। लोग हमारे हाथ का खाना खाकर हमारी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब
उन बाबा का आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आप सही कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे पुण्य का फल हमें ही मिला है। चलो सुनीता, जल्दी से आटा बना लो, ग्राहक आते ही होंगे। ये कहते ही दोनों काम में व्यस्त हो जाते हैं। इतने में शुभम और एमिली उस ढाबे पर खाना खाने आते हैं। सुनिए, जरा 2 थाली लगा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। अरे शुभम, तू? पापा, पापा आप यहाँ ढाबे पर? अरे कैसे हो? और माँ भी? पापा जी, मॉम जी, आपको तो घर पर होना चाहिए था। हाँ पापा, ये ढाबा क्यों खोल लिया है? मैं तो आपको पैसे भिजवाता ही था। शुभम बेटा, तेरे दोनों भाइयों और तेरी भाभियों ने दुर्व्यवहार करके हमें घर से बेघर कर दिया। पर क्यों? आप सब मुझे अच्छे से बताइए। बेटा, तू तो जानता है हमारा कारोबार कितने अच्छे से चल रहा था। तेरे पापा भी काम कर रहे थे और तू विदेश में पढ़ रहा था। तब हमने तेरे दोनों बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी, वो भी दोनों बहनों से। बड़े बेटे गौरव की शादी चांदनी और दूसरे बेटे सौरभ की शादी मंदिरा से हो जाती है। फिर सुनीता अपनी दोनों बहू बेटों का गृह प्रवेश कराती है। बहू, अब इस कलश में धीरे से पैर मारकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। हाँ माँ जी। कुछ ही दिनों में सुनीता की दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। एक आदर्श बहू बनकर नहीं, बल्कि घर को हथियाने के लिए। दोनों बहनें बहुत घमंडी भी थीं। छोटी वाली तो बड़ी की ही सुना करती थी। वक्त बीतता है, दोनों बहुएं सास ससुर के साथ अब दुर्व्यवहार करने लगती हैं। उन्हें खाने पीने, बाहर जाने के लिए, हर चीज के लिए टोकती हैं। और उनकी देखा देखी किशोर सुनीता के बेटे भी उनसे ऐसे ही लहजे में बात करते हैं। ऐसे ही एक दिन किशोर कहता है, अरे बहू, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। ससुर जी, सुबह से आपने 4 कप चाय पी ली है। अब मैं और कितनी बार चाय बनाऊं आपके लिए? मैं माँ जी नहीं हूँ जो जितनी बार आप बोलेंगे उतनी चाय बनाऊंगी। बहू, अपने ससुर से ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे लाज शर्म क्या भूल गई है? माँ जी, लाज शर्म सब याद है मुझे, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेरे पति सिर्फ आपका घर का खर्चा ही नहीं चलाते, मेरी जरूरतें भी पूरी करनी होती है उन्हें। अब सारा अपने पति की तनख्वाह आपके चाय चीनी में ही लगा दूंगी, तो मुझे क्या बचेगा? हाँ हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आपको खाना पीना कम कर देना चाहिए। वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हो, अब आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हम क्या इतना खाते हैं? और अगर बेटे हमारे कमा रहे हैं तो हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया है कि हम अच्छे से खा पी सके। अपने पिता की बात सुनकर उसके दोनों बेटे उससे कहते हैं, पापा, आपने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आप पर लुटा दें हम। अरे अब मेरी बीवी है, उसे हर चीज का ख्याल रखना होता है। पापा, आखिर आप ऐसे कब तक खाते रहेंगे? अब आप खाना पीना कम कर दीजिए, वही बेहतर होगा, क्योंकि अब घर में आपकी दोनों की बहुएं भी आ गई हैं। दोनों बहुएं ऐसे बोले तो समझ आता है, लेकिन अपने ही बेटे माँ बाप को अपनी बातों का ऐसा तमाचा मारेंगे, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमने। ओहो ससुर जी, अब आप दोनों अपना मेलोड्रामा करके हम पर इमोशनल अत्याचार मत कीजिए। चलिए सौरभ जी, हमें घूमने जाना है। ऐसा कहकर मंदिरा सौरभ के साथ घूमने चली जाती है और बड़ी बहू बेटा भी। दोनों माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद तीसरा बेटा पढ़ाई करने के बाद एमिली से शादी करके घर आ जाता है। दोनों जिठानियाँ एमिली को देखकर चिढ़ते हुए कहती हैं, अरे वाह माँ जी, आपने अपनी विदेशी बहू को स्वीकार कैसे कर लिया? आपको पता है बाहर वाले समाज के लोग कितना हमें सुनाएंगे। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, देवर जी को तो कोई कहता ही नहीं है कुछ भी। वो बाहर जा रहे हैं, विदेशी से शादी कर रहे हैं, हद होती है किसी चीज की। विदेशी ही सही, लेकिन मेरी छोटी बहू तुम दोनों की जैसी नहीं है जो मुझसे ऐसे लहजे में बात करे। एमिली अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि उसकी दोनों जेठानी उससे बहुत चिढ़ती हैं और एक दिन कहती हैं, जितानी जी, आप मुझसे इतना चिढ़ती हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जा रही हूँ। आप दोनों मॉम जी, डैड जी का ख्याल रखना। हाँ भाभी, ये रहे कुछ पैसे,
मम्मी पापा को जो चाहिए उन्हें आप वो सब देना। बाय मम्मी पापा। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। इसके पीछे चारों बहू बेटे प्रॉपर्टी हथिया कर कुछ ही दिन बाद सास ससुर को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तब से बेटा हम दर दर भटक रहे थे। फिर जो थोड़े बहुत पैसे लाए थे उनसे हमने ढाबा खोला, लेकिन फिर भी कोई खाना खाने नहीं आया था। अरे कोई बात नहीं मम्मी पापा, अब मैं आ गया हूँ। आप दोनों मेरे साथ ही विदेश चलिए। अब हम भैया भाभी के पास कभी नहीं जाएंगे। ये कहते ही शुभम अपने माता पिता और पत्नी को लेकर हमेशा के लिए विदेश चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।